कहीं भी डाल दो मैं नेविगेट कर जाऊंगा, बट कोर्ट में मैं नहीं जानता क्या करना है। मुझे कहते हैं, चीमा जी बैठे, मुझे कहते हैं भैया ये बोल मत देना। अभी भी देखो, देख रहे हैं, इज लुकिंग इन माय डायरेक्शन से, ये कुछ मतलब उल्टा सीधा। पप्पू और उसके चमचे भी डरते ही रहते हैं कि कहीं पप्पू मुंह खोलेगा तो कुछ ना कुछ गुड़ गोबर जरूर करेगा। हाँ बेटा, लगता है तुम। लेकिन अब बेचारे करे तो करे क्या, सामने से मना भी नहीं कर सकते ना पप्पू को, वरना पार्टी से बाहर कर दिए जाएंगे। इसलिए बेचारे सुनते हैं, बर्दाश्त करते हैं, जलील होते हैं। तो आइए हम लोग भी पप्पू और उनके चमचों का अखंड हुतियापा सुनते देखते हैं। पहले इनकी सरकार आई, अरुण जेटली मेरे पास आते हैं, कमरे में बैठते हैं और मुझे कहते हैं राहुल ये जो लैंड एक्विजिशन का मामला है तुम इस पर मत बोलो। क्यों नहीं बोलूं? जनता का मामला है, अगर बोलोगे तो तुम्हारे ऊपर हम केस लगाएंगे। अरुण जेटली साहब पप्पू को बोलने के लिए मना किए। क्या फेंकते हो पप्पू जी? क्या अरुण जेटली साहब को नहीं पता था कि तुम जब बोलते हो, मुंह खोलते हो गुड़ गोबर करने के लिए, तो नुकसान वाला जो पहिया है वो तुम्हारे ही पाले में रहता है, तो तुमको बोलने के लिए क्यों मना करेंगे जेटली साहब? बाकी जेटली तुम्हारे पास आए ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जेटली के नज़र में तुम उस समय क्या थे ये सुनो। जिस कंपनी का नाम लिया गया, डसॉल्ट ने कहा हम उनसे 3 या 4% खरीदेंगे। 3 या 4% बनता है 800 करोड़। उस 800 करोड़ को कह दो वो ऑफसेट सप्लायर है। राहुल जी मानते हैं कि वो रफाल का मैन्युफैक्चरर है। इनका ज्ञान तो एबीसी से शुरू करना पड़ेगा। ये औकात थी पप्पू जी तुम्हारी जेटली जी के सामने ABCD सीखने वाला। तुम कहते हो कि जेटली साहब हमको बुलाकर बोलने के लिए मना किए। गजब टू भी आजाद। मैं मेरे को सब आता है, मैं एक्सपर्ट हूं। कर सकते हो पप्पू जी, बिल्कुल आप कुछ भी कर सकते हो। इसीलिए तो आप अतीत और वर्तमान दोनों में जा सकते हो। Remember when I was fighting the farm laws, and he's not here anymore, so really I shouldn't say it, but I will. And Arun Jaitley ji was sent to me to threaten me, and he said, you know, if you carry on down this path, opposing the government, fighting us on the farm laws, we will have to act against you. देख रहे हो ना चमचो, अंग्रेजी बोल बोल कर कैसे तुम लोगों को हुतिया बनाया जा रहा है। वैसे हुतिया बनाया जा रहा, नहीं बनाया नहीं जा रहा, तुम लोग पहले से हो। पप्पू जी का कहना है कि किसान आंदोलन के समय जेटली साहब इनके रूम में आए थे और इनको बोले थे कि सरकार को क्रिटिसाइज मत करो, नहीं तो आपको हम अरेस्ट करवा देंगे, केस लगवा देंगे आपके ऊपर। ये सारी बात अंग्रेजी में बोली गई तो चमचों को तो समझ में आएगा नहीं कि जेटली जी का निधन कब हुआ था और किसान आंदोलन कब हुआ था। 2020 में फार्मर प्रोटेस्ट हुआ था और जेटली साहब का जो निधन है वो 2019 में ही हो गया था। अरुण जी तो हम लोगों के बीच थे नहीं, उनका डिमाइस सन 2019 के अगस्त में हुआ। और आज बोलना कि भी कृषि कानून के समय पे मेरे को आके इंटिमिडेट किया गया, थ्रेटन किया गया, धमकाया गया, ये बिल्कुल एक इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट है। बिकॉज उनके जीवन के समय पे कृषि कानून तो पाइपलाइन में था ही नहीं। जो चीज़ सन 2020 के समय में आई हो, तो फिर मेरे को तो ये समझ नहीं आता कि आप 2020 में उन्हें मिले कब, किस समय मिले, कहाँ मिले? बिकॉज हम लोगों के सामने तो उनका 2019 में देहांत हुआ था। मिल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि वो पप्पू जी हैं। अरे ये तो लगता है कभी कभी मिल के दादी जी से भी आते होंगे, क्योंकि इनके पास केजरी मियाँ वाली शक्ति है, वो देसी पौवा वाली। 19 साल 12 बेकसूर लोगों को जेल में रखा गया। झूठ के आधार पर 44,000 पन्नों की चार्जशीट बनाई गई। उससे किसी का दिल क्यों नहीं पिघला? 2008 में कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन इस 19 साल में 11 साल किसकी थी? बीजेपी की। कोर्ट के फैसले में दर्ज है कि अत्याचार कर बयान निकलवाए गए, फिर बीजेपी तब क्यों नहीं कुछ बोली? इनके बरी होने पर सुप्रीम कोर्ट क्यों चली गई? मालेगांव में कहा गया सबूत पर्याप्त नहीं है। एटीएस कैसे जांच करती है, सबूत जुटाती है? उस समय कौन अफसर थे? क्या उनकी कोई जवाबदेही है? कोई इनसे पूछ भी रहा है? इन जांच एजेंसियों का ऐसा हाल क्यों है? किसे बचाया जा रहा है, किसे फंसाया जा रहा है? क्या जनता को दिखाई नहीं देता? जनता को सब दिखाई देता है रवीजा भौजी कि किस प्रकार से चाटा जा रहा है। मालेगांव में लोग बरी हुए तो एजेंसियां खराब थी, क्योंकि वहां सब लोग हिंदू थे। मुंबई ट्रेन ब्लास्ट में सबको बरी कर दिया गया, वहां एजेंसियां सब ठीक से काम कर रही थी, क्योंकि वहां लोग मुस्लिम थे, वो लोग बेकसूर थे। 19 साल जो
जेल में रहें, वो तकलीफ तेरे को दिखाई दे रही है। लेकिन प्रज्ञा सिंह ठाकुर को जिस प्रकार से पीटा गया था जेल के अंदर, उनका बयान तूने कभी नहीं दिखाया होगा। कितना गिरेगा रे रबीजा भौजी, अरे तेरे जितना तो वो कोठे पे जब लोग जाते हैं तो शुक्राणु उतना नहीं गिरते जितना तू गिर गया है। तो हिंदी में समझते हैं, इसी के लिए मैं हिंदी में ही बोलने चाहती हूँ, ठीक है? नहीं, मैं हिंदी में बोलने चाहती हूँ इसी के लिए, तो अब आपको ध्यान में कुछ आएगा। सर, मैं जो बोलने चाहती हूँ सर, ऑर्डर प्लीज। आइडेंटिटी कार्ड के बारे में जो सवाल उठाया है इधर में, मैं उसको बारे में कुछ नहीं बोलने चाहती हूँ, लेकिन एक बात जरूर कहना चाहती हूँ, जो आइडेंटिटी कार्ड होना जरूरी है सिटीजनशिप के लिए, और इसको हम लोग पूरा तरह से समर्थन करती हूँ और करते जाऊंगा। और सिटीजनशिप राइट बनाने होगा एक कंट्री में, और नहीं होगा तो ऐसा बूथ रिगिंग करके कैप्चर करके और मनी पावर मसल पावर और जो माफिया पावर है, इसमें इलेक्शन नहीं होने वाला है आने वाला दिन में। इसके लिए मैं इसको सपोर्ट करना चाहता है। देख रहे हो ना दोस्तों, कैसे किस प्रकार समय बदल जाता है। ये वही ममता बेगम है जो एनआरसी के लिए प्रोटेस्ट करती थी कि एनआरसी भारत में लागू होना चाहिए, पहचान पत्र बनना चाहिए, एक आइडेंटिटी होना चाहिए कि हम हिंदुस्तानी हैं। लेकिन आज समय बदल गया है। आज यही मोहतरमा कुर्सी के लिए, अपने फायदे के लिए किसी को भी दामाद बनाने के लिए तैयार हैं। अरे कुर्सी इतनी खतरनाक होती है कि कुछ लोग, अखिलेश भैया जैसे लोग, उनकी बीवी का अपमान हो जाए फिर भी वो मुंह नहीं खोल पाते। इसलिए वीडियो में पूरा चिट्ठा दिखाया हूं, अगर आप लोग चाहें तो जाकर देख सकते हैं। किसी ने नहीं कहा वो जो 33 देश थरूर और उनके लोग गए हों कि पाकिस्तान जिम्मेवार है। यूएन ने भी नहीं कहा कि पाकिस्तान जिम्मेवार है। अमेरिका ने नहीं कहा कि पाकिस्तान जिम्मेवार है। हम ही इकलौता है जो अपने छाती को पीटते हुए कहते हैं कि हाय हाय पाकिस्तान है जिम्मेवार। कोई मानने को तैयार नहीं है। हम कोई सबूत नहीं पेश कर पा रहे हैं जिससे कि लोग मुतमैन हो कि हम जानते हैं कि कौन सी पाकिस्तानी एजेंसी है जिसने ये हरकत किया है। ये कांग्रेस का सबसे गिरा हुआ नेता है। अरे जो कसमें खाता था कि मोदी जी कभी भी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। इसका कहना है कि किसी भी देश ने ये नहीं कहा कि पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया था, कि पाकिस्तान के लोग भारतीय हिंदुओं को मारे थे। जाहिर मैं तेरे को यही कहूँगा कि पाकिस्तानी अब्बू ने तुम्हारे भारतीयों को मारा, भारतीय हिंदुओं को मारा, तो जिम्मेदारी हमारी बनती है कि हम उनको कहें कि तुमने ऐसा किया है। हमारा फर्ज बनता है कि हम उनके घर में जाकर ठोक कर आएँ। अमेरिका और चाइना की जिम्मेदारी नहीं है कि तुम लोगों का जिस प्रकार से दर्द उठ रहा है, पाक प्रेम उठ रहा है, कि उनको बीच में ना घसीटा जाए। ये देखकर मज़ा आ रहा है, क्योंकि जब जब ऐसा होगा उनके घर में जाकर ठोक कर आया जाएगा। तुम लोग हमेशा की तरह ऐसे ही डंडी रोना करते रहोगे, पाकिस्तान का बचाव करते रहोगे। और मैं इतना जरूर कहूंगा, पाकिस्तान सेना और पाकिस्तान सरकार लश्कर राहुल के बयानों को अपने पक्ष में इस्तेमाल कर रही है। पाकिस्तान और पाकिस्तान सरकार लश्कर राहुल के बयानों को अपने पक्ष में इस्तेमाल कर रही है। और यही नहीं, पाकिस्तान सेना के प्रोपेगेंडा वीडियो में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके बयान को लेकर पूरी दुनिया भर में दिखाया जा रहा है। मुझे पहले लगता था इनको दिक्कत मोदी जी से है, लेकिन अब मुझे पूर्ण विश्वास है इनकी दिक्कत मातृभूमि से भी है। बिल्कुल ठाकुर साहब सही पकड़े हैं। वैसे भी कहा जाता है, कहावत है, कविता है कि विदेशी माँ से जन्मा बच्चा कभी अपने देश का नहीं हो सकता। बाकी नाम जो आपने पार्लियामेंट में दिया है, लश्कर राहुल गांधी, सही नाम है। अब तक तो पप्पू ही था, अब ये नाम रजिस्टर्ड हो जाना चाहिए। सर, एक तो मैं आप लोगों को बधाई दूंगी कि आपने ऐसे लेखकों को रखा हुआ है जो बड़े बड़े नाम देते हैं। ये नाम सिंदूर दिया क्यों? सिंदूर तो उजड़ गया लोगों का। मैं बीवी है कि चुड़ैल है यार? एक नंबर की लड़ाकिन बीवी है आपकी। लड़ाकू हो या गंवार, लेकिन एक बात तो मानना पड़ेगा, जया बच्चन से शादी करके अमिताभ बच्चन को एक फायदा तो हुआ कि इस जिंदगी में जो भी उसके बुरे कर्म थे सब माफ हो गए, क्योंकि सारे बुरे कर्मों की सजा शादी करने के बाद मिल चुके हैं। इसलिए अगले जन्म में क्या होगा
उसका ज़्यादा टेंशन लेने का जरूरत ही नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी को लेके कुछ कहना चाहेंगी? क्योंकि उनको लेके एस्ट्रोलॉजर्स कई बातें बताते, कोई कहते बस अब खत्म होने वाला है, कोई कहते बहुत लंबे समय तक चलेंगे, कोई कहते 2027 तक है। आपका आकलन क्या है? मेरा आकलन है नरेंद्र मोदी का जाने का समय आ चुका है। बहुत जल्द सुनने मिलेगा आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अब संन्यास ले लेंगे, अब उनका जाने का समय आ गया। बहुत जल्द सुनने। फिर अगला चेहरा कौन होगा जो आपकी विद्या के हिसाब से आपको समझ आता है? अगला चेहरा तो मैं अभी नहीं कुछ कहूंगी उसके बारे में, मगर कोई ना कोई तो होगा अगला चेहरा। योगी जी का नाम चर्चाओं में रहता है। मुझे नहीं लगता है कि योगी जी वहां तक पहुंच पाए। वो सब तो ठीक है, कौन होगा कौन नहीं होगा, लेकिन मेरे मन में एक सवाल है कि इसका मेकअप आर्टिस्ट कौन होगा? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। जो सुबह शाम इसको मेकअप करवाता होगा। बाकी एक चीज और ध्यान में आ रहा है, कहीं ये वही भाई साहब तो नहीं है जो 2024 में कहा करते थे कि अगर बीजेपी की 400 सीट से कम आई, 400 प्लस नहीं आई तो मैं समाधि ले लूँगा। प्लीज़ किसी को जानकारी हो तो ज़रूर बताइएगा कि ये भाई साहब वही हैं या फिर कोई और था। बाकी एस्ट्रोलॉजर तो मैं नहीं हूँ, लेकिन एक छोटी भविष्यवाणी मैं भी कर देता हूँ कि मोदी जी के जाने के बाद देश का अगला प्रधानमंत्री कोई ना कोई तो होगा ही। मुझे प्रधानमंत्री बना दो तो सूरज उस साइड से उठता है, उसको इस साइड से उठा दूं। जब वो फ्राइडे के दिन नमाज को जाते थे, जाने के बाद वहाँ मस्जिद के सामने ठहर के अल्लाह के नाम से पैसे दो, अल्लाह के नाम से पैसे, तो लोग एक दिन 2 दिन देखे, उसके बाद उम्र भी रोज ऐसा ही कर रहे हैं लोग, कुछ देना नहीं करना नहीं। तो वो भूखे प्यासे धूप में ठहर के आखिरी में चक्कर आकर ले में गिर गए। गिरने के बाद एक की टांग टूटी। लोग बोलने लगे अरे अरे बेचारे की टांग टूटी, उठाओ उठाओ। तब किसी ने दूध लाया, किसी ने ब्रेड लाया, किसी ने पैसे दिया, उठाकर उसको रिक्शा में डालकर लेके जाए। तो उसकी तबीयत बाद में हॉस्पिटल में जाने के बाद पूछे अब कैसे हो? बोला साहब ठीक हो। अल्लाह देता भी है लेकिन टांग तोड़ के देता है। अरे खड़गे जी किसको लपेट दिया आज? अरे नाम तो कम से कम बता देते, क्योंकि भाई पप्पू का तो नाम इसमें हो ही नहीं सकता। 2014 से बेचारे टांग तोड़वा कर घूम रहे हैं, लेकिन उनका बात बन ही नहीं रहा, उनको अल्लाह फल ही नहीं दे रहा है। तो किसकी बात हो रही है? जरा बता देते साफ साफ तो मज़ा आता। कहीं ममता वानो तो नहीं? क्योंकि 14 के बाद और पहले भी असली फल उसी को मिला है और टांग तो कई बार टूटी है। क्या कहते हैं दोस्तों, क्या समझते हैं आप लोग पूरे वीडियो के बारे में? अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। बाकी आप लोग चाहें तो टेलीग्राम भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। बाकी आप चाहें तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।